हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा। आज हम आपके लिए क्लास 9th का केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसको लेके आए हैं। इस चैप्टर में आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसे मैं आपको पहले पार्ट में सॉलिड लिक्विड के बारे में बता चुके हैं। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि मैटर का 5 स्टेट है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें हम लोग सॉलिड और लिक्विड पर चर्चा कर चुके हैं और आज गैस से शुरू करते हैं। तो देखिए, गैस का प्रॉपर्टीज क्या? सबसे पहले शेप एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, ये हमको पॉइंट में देना है कि शेप एंड वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। तो चलते हैं हम बारी बारी से सारे पॉइंट। सबसे पहला प्रॉपर्टीज में हमें शेप एंड वॉल्यूम लिखना है। तो हम जानते हैं कि गैस में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो वेरी लूजली पैक्ड होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है काफी वीक होता है, जिसके चलते गैस का ना डेफिनिट शेप होता है ना डेफिनिट वॉल्यूम होता है। क्लियर? डेंसिटी, तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब लार्ज एरिया में मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो काफी कंप्रेस भी हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि गैसेस के जनरली डेंसिटी कम होते हैं और ये गैसेस जो हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लोअर होते हैं, कम होते हैं। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफी ज्यादा होता है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, अगर हम गैस को हीट करेंगे, ऐसे किसी भी चीज को अगर हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, उसको कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सेम फिनोमेना गैस के साथ भी होता है कि गैस को अगर आप हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, उसको अगर आप कूल करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है। फिर है कंडेंसेशन। गैसेस का एक स्पेशल खासियत और भी है कि गैस को अगर हम कूल करते हैं तो कूलिंग करने के बाद वो जो गैसियस फॉर्म में है वो उससे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हम पहले भी समझ चुके हैं कि डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। चूंकि गैस और गैस में डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होता है। आप देखते होंगे कि अगर हम अपने रूम में एक अगरबत्ती जला देते हैं या कॉइल जला देते हैं तो हम जल्दी उसके स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो गैस और गैस जो है ना, जो हमारे रूम का जो एटमॉस्फेरिक गैस है, एयर है, उसमें उसका स्मेल क्या, उसका जो वहां से जो उसके वेपर जो निकल रहे हैं वो इस एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है और वहां से हम एयर के थ्रू स्मेल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्यूजन गैस में भी होता है, बट डिफ्यूजन जो होता है इंटरमिक्सिंग गैस और गैस के बीच जो होता है वो हाईली रेट से होता है, बहुत ज्यादा रेट से होता है। फिर कंप्रेसिबिलिटी है कि गैस को हम क्या कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। तो ये गैसेस के प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद आते हैं इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज डिफाइंड as the process in which one state of matter is changes into another state by heating or cooling। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम आपको बनाया है कि सॉलिड लिक्विड में बन सकता है, लिक्विड गैस में बन सकता है, गैस का कन्वर्सन लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड का कन्वर्सन सॉलिड में हो सकता है, इवन सॉलिड का डायरेक्ट गैस में भी हो सकता है, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में भी हो सकता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस डायग्राम से कि जब किसी भी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो मेल्ट करता है, यानी फ्यूज करता है, और वो मेल्ट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या फ्यूज करने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड का कन्वर्सन जब आप हीट करके उसको लिक्विड फॉर्म में करते हो तो उसी को हम फ्यूजन या उसी को हम मेल्टिंग भी करते हैं। क्लियर? अब है लिक्विड, कि अगर हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड हीट होने के बाद गैसियस फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, या इवन हम उसको बॉइलिंग भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करोगे तो वो बॉइलिंग कहलाएगा, नहीं ऐसे अगर वो खुद हो रहा है नेचुरली तो हम उसको इवेपोरेशन कहेंगे। क्लियर? अगर हम गैस को कूल करें तो गैस को कूलिंग करने के बाद उसका कंडेंसेशन होगा और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड को अगर हम कूलिंग करेंगे, जमाएंगे, ठंडा करेंगे तो उसको वो सॉलिड बन जाएगा और उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहेंगे। तो
फ्यूजन में या मेल्टिंग में क्या होता है, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इवेपोरेशन में या बॉइलिंग में या वेपोराइजेशन में क्या होता है, तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। गैस कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस को कूलिंग करने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड को जब फिर हम फर्दर कूलिंग करते हैं तो वो फ्रीज करता है, जिसको हम सॉलिडिफिकेशन भी करते हैं, इवन फ्रीजिंग भी करते हैं। लेकिन जब किसी भी सॉलिड को आप हीट करोगे और डायरेक्टली अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या किसी भी गैस को कूल करते हैं डायरेक्ट वो बिना लिक्विड बने जो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको सब्लिमेशन कहते हैं। जिस सब्सटेंस के साथ सीधा सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड का कन्वर्सन होता है वो सबलाइम कहलाता है। जैसे कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं सबलाइम के। जब आप उसको हीट करोगे तो डायरेक्ट गैस बन जाएगा, कूल करोगे तो गैस से वो सीधा सॉलिड बन जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं ये टर्म्स हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक सर्टेन टेम्परेचर है जिस पर कोई भी सब्सटेंस जो है मेल्ट करता है, पिघलता है। और जनरली मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी सॉलिड का। फिर है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड जनरली बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। इससे पहले पार्ट में भी हम लोग समझ चुके हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में दोनों में लिक्विड का कन्वर्सन गैसियस स्टेट में होता है, बट बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है। इवेपोरेशन जो है नेचुरल फेनोमेना है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। फिर है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड बनना। तो किसी भी सब्सटेंस का जो पर यूनिट ऑफ मास है, तो किसी भी सॉलिड, वो सब्सटेंस स्पेशली सॉलिड है, तो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का पर यूनिट ऑफ मास को जिस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लिक्विड बनने में जितना हीट रिक्वायर होता है उस हीट को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि पर केजी ऑफ, पर यूनिट मास ऑफ सॉलिड जो है उसको लिक्विड बनने में जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसमें वेपोराइजेशन में क्या होता है कि लिक्विड का कन्वर्सन गैस में होता है। तो पर यूनिट मास ऑफ कोई लिक्विड है उसको गैस बनने में जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाता है। तो इसी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि व्हिच प्रोड्यूस मोर सिवियर बर्न, स्टीम और वेपर, ये दो है। तो हम जानते हैं कि स्टीम जो है वो ज्यादा सिवियर बर्न देता है, जबकि आप कहोगे कि स्टीम और वेपर दोनों ही तो गैसियस स्टेट है। फिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब किसी भी लिक्विड को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वेपर तो नेचुरली फेनोमेना में बनता है, लेकिन जब वो कोई भी लिक्विड जब बॉयल होता है तो बॉयल होने के बाद वो वेपर नहीं, उसको हम स्टीम कहते हैं। तो स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब उसमें ज्यादा हीट, उसमें एनर्जी ज्यादा होता है, ज्यादा हीट एनर्जी होता है। इसीलिए कोई भी आदमी जब उस स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो उसको जलने का ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन वेपर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें उतना खतरा नहीं होता है कंपैरिजन टू स्टीम। इसलिए कहा जाता है कि स्टीम जो होता है वो ज्यादा सिवियर बर्न प्रोड्यूस करता है, क्योंकि स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। क्लियर। तो अब अगर क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन स्टीम एंड वेपर, तो हम क्या बताएंगे कि स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, वेपर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होता है। स्टीम में ज्यादा एनर्जी होता है कंपैरिजन टू वेपर, और वेपर में कम एनर्जी होता है कंपैरिजन टू स्टीम। और इसी पर एक क्वेश्चन है, जब आप इसी बेसिस पर उस क्वेश्चन को आंसर बता सकते हो जो दिया है कि लेटेंट की स्टीम और वेपर में ज्यादा सिवियर बर्न किसके द्वारा होता है। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप गैस के प्रॉपर्टीज हैं, स्टीम और वेपर के बीच क्या डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इसके बारे में आप समझे। अभी चौथा स्टेट है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या है और बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। जनरली बच्चे इस दोनों के बारे में
सिलेबस खत्म होने के बाद भी, चैप्टर पढ़ने के बाद भी जो है ना पूरा उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन जो है, क्योंकि अभी आपके चैप्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया इसको डिटेल्स में पढ़ने के लिए जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तब पढ़ोगे, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। इसको सिंपली समझिए कि जब किसी भी सब्सटेंस को एक्सट्रीम टेम्परेचर पर जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर जब देते हैं तो वो कुछ नया एप्लीकेशन यूज करता है। या किसी भी चीज को अगर बहुत ज्यादा अगर हम ठंडा कर देते हैं तो फिर वो उसका एप्लीकेशन चेंज। जैसे आप एक ले लो मरकरी, तो मरकरी क्या है, कंडक्टर है, लेकिन अगर हम उसी को एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर रख देते हैं तो वो कंडक्टर से और अच्छा यानी सुपर कंडक्टर बन जाता है। देखो नॉर्मल टेम्परेचर पर वो कंडक्टर है, लेकिन जब उसको हम लो टेम्परेचर पर कर देते हैं तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो इसी तरह से प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें हाईली आयोनाइज्ड गैस होता है, जैसे हीलियम है, नियोन है। अब ये हीलियम और नियोन जो अलग अलग गैस है, और इसमें कौन सा गैस हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक गैस का अलग अलग नेचर होगा। जैसे मान लीजिए हम, और जैसे आप जो डेंजर बल्ब जानते हैं, तो डेंजर साइन सब जो होता है वहां जो बल्ब लगाया जाता है उसमें ये हीलियम और नियोन गैस भरा जाता है, क्योंकि उस पर वो स्पेसिफिक कलर में ग्लो करता है। किस कलर में ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसमें कौन सा गैस भरा हुआ है। तो प्लाज्मा स्टेट क्या है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसमें हम उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को जब पास करते हैं तो उसमें हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, और हाई टेम्परेचर जनरेट के बाद वो गैस आयन के फॉर्म में हो जाता है, मतलब आयोनाइड हो जाता है। और आयोनाइड होने के बाद वो सुपर एनर्जेटिक हो जाता है और सुपर एक्साइटेड स्टेट में वो पाया जाता है। क्लियर। उसके बाद जब वो सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट हो जाता है तो वो उसमें उस गैस में एक प्लाज्मा नाम का एक सब्सटेंस ग्लो करता है, और वो प्लाज्मा जो है वो एक स्पेसिफिक कलर देता है, जिस कलर का अपना अलग अलग नेचर होगा। और कौन सा कलर देगा वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा गैस लिया है, और हर एक गैस का अपना नेचर क्या अलग अलग होता है। क्लियर। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा सन में और स्टार में भी पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सन और स्टार के कोर का टेम्परेचर 10⁶ केल्विन होता है। जब वहां पर उसको इतना हाई टेम्परेचर मिलता है तो सन और स्टार में भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्या उसके जो गैस होते हैं, क्योंकि सन में भी हीलियम है तो वो भी आयोनाइज हो जाता है, और सन और स्टार के हीलियम जब आयोनाइज हो जाते हैं तो उसके बाद वो भी प्लाज्मा के फर पर जो है ना ग्लो करना शुरू कर देता है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं। क्लियर। अब है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में हम इसको सबसे पहले कहेंगे कि ये फिफ्थ, देखिए एक तरफ प्लाज्मा में क्या हुआ कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उसमें प्लाज्मा नाम का सब्सटेंस को ग्लो किया जाता है। ठीक है। लेकिन वही जो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है, और इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में हम किसी भी सब्सटेंस को लो डेंसिटी पर और इसके टेम्परेचर को बहुत कम करते हैं। आप ये कह सकते हो कि वेरी क्लोज टू 0 डिग्री या 0 से कम टेम्परेचर बना दिया जाता है। जब 0 से कम टेम्परेचर बना दिया जाता है तो उसके बाद ये कोल्ड लिक्विड जैसे हीलियम है, तो हीलियम को जब आप हाई टेम्परेचर दिए थे तो वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में आ गया। तो उसी हीलियम को जब आपने हाई टेम्परेचर दिया तो वो आयोनाइज्ड गैस हो गया, तो वहां पर वो हीलियम जो है उसका क्या, उसका नाम प्लाज्मा हो जाएगा, यानी वो फोर्थ स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी हीलियम गैस को हम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर जब स्टोर करते हैं, कहीं उसको वेरी क्लोज टू 0 डिग्री पर जब स्टोर करते हैं तो वो एक बोस-आइंस्टीन यानी 5वां स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, जिसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। और इसमें न्यूक्लियन जैसे न्यूट्रॉन स्टार का जो है ना न्यूट्रॉन सब है, तो वो जो है ना न्यूक्लियन जो होता है उसमें, तो इसमें इसका यूज क्या होता है। तो आप कहोगे ये जो सारी चीजें इसका यूज जो है ना क्वांटम कंप्यूटर में, जिसको आप सुपर कंप्यूटर करते हो, तो सुपर कंप्यूटर में हम एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का यूज करते हैं क्वांटम कंप्यूटर में, जहां पर हम जो है ना एक्यूरेसी को देखा जाता है। तो इसमें आपको याद होगा कि एक बार जब स्पेस
पर जब वर्क हो रहा था तो कंप्यूटर जो है ना कैसे सारा एक्यूरेसी गिनता है, कैसे वो बताता है, लगा लेता है। तो उस तक के कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर सबका यूज होता है। और सुपर कंप्यूटर के जो चिप सब बनते हैं वो जनरली नॉर्मल मैटर से नहीं बनते हैं, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट से बनते हैं, जहां पर हीलियम जैसे सब्सटेंस को या नियॉन जैसे सब्सटेंस को लो टेम्परेचर पर डाल के उसको क्वांटम थ्योरी डेवलप करके क्वांटम कंप्यूटर में यूज करता है, जहां से फिर उसकी गणना में उसका यूज किया जाता है। क्लियर। उसका फिर इस चैप्टर में एक टॉपिक और आता है, एक टेम्परेचर स्केल से, जैसे टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, लेकिन और भी हम दूसरे स्केल में टेम्परेचर को मेजर करते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है या डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलता है कि डिग्री सेल्सियस में है तो सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट, यानी इंटर कन्वर्सन की एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप हीट का जो ऐसा यूनिट है उसको आप टेम्परेचर का उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है कि C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे तो ये बहुत काम करेगा। ऐसे आपको ये फॉर्मूला दिखाया जाता है कि F इज इक्वल टू 9C/5 माइनस 32। इसमें थोड़ा सा ये गलत नहीं, ये सही है, इसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें फिर हम इसके थ्रू जाते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए हमको F को करना रहता है केल्विन में, तो F को हम क्या करते हैं, पहले C में करते हैं, फिर C में हम 273 का वर्क करना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम टेकन ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। या आप सीधा इसको याद ऐसे भी रख सकते हो कि ये जीरो काट दो, फिर ये 5, 9 और ये 9। आप सीधा कहो कि आप सीधा अगर याद रखते हैं कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/9। अगर हम ये फॉर्मूला याद रखें तो भी हम बना सकते हैं कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/9। अगर मान लीजिए C को K में चेंज करना है तो आप इस दोनों को काम कर लो। C को F में चेंज करना है तो इस दोनों का यूज करेंगे। F को केल्विन में करना, तो किसी दो टेम्परेचर स्केल को अगर एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम ये याद रखेंगे तो सीधा कैलकुलेट हम कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला है कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/9। इस फॉर्मूला से हम एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर स्केल में इंटर कन्वर्ट होता है। क्लियर। दूसरा और भी क्वेश्चन आएगा कि किसी जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है या 25 डिग्री सेल्सियस है, तो एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस तरह से पूछे गए हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है। तो आपको एक ही पता होना चाहिए कि वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में जनरली हम इजीली एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वाटर मोस्टली जनरली एक ऐसा सब्सटेंस है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में एट रैंडमली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या पाया जाता है। तो वाटर का एक्सिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो वो आइस के फॉर्म में होगा यानी सॉलिड के फॉर्म में होगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से जस्ट लाइक रूम टेम्परेचर हो गया तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में है। उसी वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है इसका मतलब वो स्टीम या वेपर के फॉर्म में होगा। क्लियर। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की मैटर क्या है, मैटर के कितने स्टेट्स हैं, मैटर के जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस सारे प्रॉपर्टीज के टर्म को हम लोग समझे, उस टर्म का कहां पर क्या यूज करते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, इन सारी बातों को आपको इस दोनों पार्ट के माध्यम से बताया गया। अगर आप इस दोनों पार्ट को अच्छे से देखेंगे और उसका फिर अगर आप इस बुक में जाते हैं तो हम आशा करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आप इसको पूरे अच्छे से देखेंगे
तो आप समझ जाएंगे और आपको जरूर हेल्प होगा, हम आशा करते हैं। थैंक यू।